हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 18 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 19 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 18 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड मॉडल पेपर के नाम से, आपको वहाँ फोल्डर मिलेगा। तो आप वहाँ जाकर पिछले 18 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। सबसे पहले अपन करंट अफेयर के 10 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? बताइए, किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध की नहरों को मोबाइल से ऑपरेट किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परवन सिंचाई परियोजना के तहत। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सेकंड नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कहां के लाभार्थियों को मकान के लिए पहली किस्त जारी की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कहां के लाभार्थियों को मकान के लिए पहली किस्त जारी की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 12, ठीक है, 12 से। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 12 से। आगे देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर पेटू फियाला से मुलाकात की है? दोस्तों, डॉक्टर पेटू फियाला ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चेक रिपब्लिक के ये प्रधानमंत्री है। और हाल ही में दोस्तों राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने इनसे मुलाकात की है। तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय थल सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के मध्य धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, भारतीय थल सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के मध्य धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर से। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में दोस्तों ये 5वें संस्करण का आयोजन है वो किया जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब कहाँ बन रही है? राजस्थान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब कहाँ बन रही है? तो दोस्तों ये बन रही है आईआईटी जोधपुर में। कहाँ पर बन रही है? आईआईटी जोधपुर में बन रही है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पुणे में आयोजित 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में जोधपुर की छवि सारण ने अंडर 17 महिला वर्ग स्क्वैश प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? पुणे में आयोजित 67वें राष्ट्रीय विद्यालय खेलों में जोधपुर की छवि सारण ने अंडर 17 महिला वर्ग स्क्वैश प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये जीता है स्वर्ण पदक। तो यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान लोकतंत्र सम्मान निधि योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है? राजस्थान लोकतंत्र सम्मान निधि योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, इस योजना को लोकतंत्र सम्मान निधि 2008 के तहत शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके तहत देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले सेनानियों को पेंशन दी जाती थी। इसके तहत देश में आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले सेनानियों को पेंशन दी जाती थी, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें अब 20,000 रुपये प्रति माह पेंशन और 4,000 रुपये प्रति माह चिकित्सा सहायता राशि दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 67वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है?
67वीं नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रजत पदक जीता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रजत पदक जीता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के किस प्रसिद्ध चित्रकार ने राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है? राई के दाने पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का मॉडल तैयार किया है तो दोस्तों वो उसका नाम है डॉक्टर हीरालाल। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान के सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है आर के अग्रवाल को। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हो गए। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में यह हुआ था? दोस्तों पूर्ण स्वतंत्रता पाने का जो संकल्प है अंगीकृत किया गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। उसमें उस अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य है वो रखा गया था। आगे देखिए, यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1946 को पदभार सौंपा गया। 29 अगस्त 1946 को कौन सा पदभार सौंपा गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष का पद है, ये इनको सौंपा गया था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है। 13 नंबर का प्रश्न है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष चुना गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1920 में ये समिति का अध्यक्ष चुना गया। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से अपने को यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों मकबरा, मस्जिद, मीनार और फतेहपुर सीकरी दे रखा है। अपने को बताना है कि इनका निर्माण है वो किसने करवाया था। अपने को बताना है कि इनका निर्माण किसने करवाया था। देखिए, सासाराम में मकबरे का निर्माण, सासाराम में मकबरे का निर्माण है वो दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो दोस्तों अकबर ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण है ये दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। और चार मीनार का निर्माण है ये दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा वो दोस्तों आप सभी को पता लग गया होगा। यहाँ पे 4 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये स्थापित किया गया था दोस्तों वीरेशलिंगम द्वारा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों यहाँ पे पहाड़ियाँ दे रखी है, दूसरी तरफ पर्वतमाला दे रखी है। एक तरफ ABCD 4 दे रखे हैं, दूसरी तरफ 1 2 3 दे रखे हैं, यानी कि एक ऑप्शन का उत्तर 2 है, यानी 2 ऑप्शनों का उत्तर 1 है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। देखिए, मालखेत की जो पहाड़ियां हैं ये दोस्तों आप सभी को पता है, जो यहाँ पे सीधा सा मैंने आप बोला है कि मालखेत की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ये कौन सी पर्वतमाला श्रेणी में स्थित है दोस्तों? जो ये मालखेत की जो पहाड़ी है, ठीक है, ये उत्तरी अरावली में स्थित है, ठीक है। मालखेत की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये उत्तरी अरावली में ये स्थित है। अलवर और शेखावाटी की पहाड़ियाँ है ये उत्तरी अरावली के क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। नागपानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, नागपानी जो पहाड़ियाँ हैं ये दोस्तों दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आती है। कि कौन से अरावली के अंतर्गत है? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, ये उदयपुर में है, ठीक है। बिलाली
दोस्तों ये देखिए बिलाली जो पहाड़ी है ये दोस्तों कौन सी पर्वतमाला के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत ही भी ये भी आती है। ठीक है, बिलाली भी किस में आती है? उत्तरी अरावली में। और नाग पहाड़ है ये दोस्तों मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें पहले का 3, दूसरे का 2, फिर वापस 3 और फिर 1। ठीक है, तो यहां पर 3 2 3 1 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 3 1 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों कोटा। सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? कोटा। 60.31% है। ठीक है, याद रखना। और न्यूनतम नगरीकृत कितना है? 6.39। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों इसमें राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर। दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर ये कम होता जाता है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा इसमें सही सुमेलित है? सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सही कौन सा सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है और वो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, खेरवाड़ा एस्बेस्टस। दोस्तों खेरवाड़ा में उदयपुर खेरवाड़ा में दोस्तों एस्बेस्टोस का उत्पादन होता है। तो ये इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक ही सही है। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तलवाड़ा सीसा दस्ता ये गलत हो जाएगा इसमें, बाकी सारे इसमें गलत दे रखे हैं। यही गलत दे रखा है दोस्तों इसमें, सॉरी एक ही सही दे रखा है 3 नंबर का। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दोस्तों पर्यटक स्थल है और दूसरी तरफ स्थिति है। यहाँ पर देखिए लालगढ़ कहाँ पर है? लालगढ़ तो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये बीकानेर में स्थित है। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये बांसवाड़ा में है दोस्तों। ठीक है, गागरोन का किला कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में है। नाकोड़ा कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत के, अब देखिए यहाँ पर 21 से लेकर और 25 प्रश्न तक पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, यानी कि 5 प्रश्न आपको पॉलिटिकल साइंस से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित संघ यानी कि यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867 से ये संघ शब्द है वो लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दोस्तों भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए कोई भी नामांकन है वो भर सकता है। तो यहाँ पर इसमें लेकिन मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? उच्चतम न्यायालय को निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का व्याख्याकार बताता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के क्या क्या कार्य हैं वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है, और कूट भाषा में अपने को क्या करना है उत्तर देना है। देखिए निर्वाचन आयोग के कार्य संसद एवं राज्य विधान मंडलों के सभी चुनाव करवाना बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव करवाना ये भी बिल्कुल सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष
चुनाव के लिए अनुकूलन दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। राष्ट्रपति शासन के लिए निर्वाचन आयोग है वो कभी नहीं बोलता, ठीक है। वहाँ का उस क्षेत्र का यानी कि उस राज्य का राज्यपाल अवगत कराता है अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो, ठीक है। ये इसमें तीसरा नंबर का ऑप्शन गलत दे रखा है। चौथा देखिए, निर्वाचन सूचियां तैयार तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण। तो दोस्तों इसमें ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1, 2 और 4 ये इसमें सत्य है, तीसरा नंबर का इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें 89वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे अब दोस्तों 5 प्रश्न जनरल साइंस से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है दोस्तों। आर्कियोप्टेरिक्स ये योजक कड़ी है, तो ये किसके बीच की यानी कि किसके मध्य की योजक कड़ी है? ये कड़ी है दोस्तों रेप्टिलिया व रेवीज के मध्य की ये कड़ी है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होगा तो दोस्तों देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ये होगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों जायकोव डी। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जायकोव डी। 29 नंबर प्रश्न है, मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती के जलने पर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक वातावरण में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है, वो ये नहीं है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ग्रीन हाउस गैसों की संख्या 3 से अधिक है, परंतु मुख्य गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे अब इंग्लिश से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित। देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। अपने को यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में क्या करना है? चेंज करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे शी सेड दैट शी वाज हैप्पी, ठीक है। तो अगर अपन इसको चेंज करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए शी सेड आई वाज हैप्पी। क्या सही है? नहीं। आई एम हैप्पी शी सेड ये हो जाएगा दोस्तों इसमें बिल्कुल सही। आई एम हैप्पी शी सेड, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए एंटोनियम यानी कि अपने को विलोम शब्द यहाँ पर बताना है, ठीक है। अपने को यहाँ पर क्या करना है? विलोम शब्द है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए शब्द दे रखा है, देखिए बेनेडिक्शन, ठीक है। दोस्तों बेनेडिक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आशीर्वाद। क्या मतलब होता है? आशीर्वाद इसका मतलब होता है। तो दोस्तों इसका विलोम क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिटिसिज्म, यानी कि विवेचना या समालोचना करना, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर प्रीफिक्स, देखिए चूज द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्स। तो यहाँ पर उपसर्ग अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और यहाँ पे देखिए कंटेंट शब्द दे रखा है, ठीक है।
कंटेंट शब्द के आगे उपसर्ग कौन सा लगेगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मल कंटेंट लगेगा। दोस्तों इसमें MAL शब्द लगेगा इसके आगे, कंटेंट के आगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे अपने को एरर बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। देखिए पहला ऑप्शन है, ये एक लाइन ही है, ठीक है, अपने को बताना है कि इस लाइन में कहाँ पर गलती है। देखिए एज इट कम टू ए स्टॉप द कंडक्टर कॉल्ड ओवर इन ए लाउड वॉइस नो एरर। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो देखिए इसमें जो कोल्ड ओवर दे रखा है इसके स्थान पर कोल्ड आउट का प्रयोग उचित होता, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर की जगह आउट का प्रयोग होता, ठीक है। तो यहाँ पर 3 नंबर के पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ए गुड मैन नेवर हिज फ्रेंड बाय मेकिंग फॉल्स प्रॉमिस। दोस्तों यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं सीधा सा कि झूठा मजाक या झूठा प्रॉमिस, ठीक है। तो यहाँ पर खालिस्तान में क्या आएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, देखिए इलुडिस। इलुडिस का मतलब होता है कि तुम मजाक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अब यहाँ पे 5 प्रश्न है वो दोस्तों हिंदी से संबंधित पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए किस विकल्प में संधि विच्छेद सही है, यानी कि कौन से विकल्प में सही संधि विच्छेद है। एक में ही सही है और वो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, वो देखिए अंबुर्मी, अंबु प्लस उर्मी, इसके अंदर सही संधि विच्छेद का प्रयोग हुआ है, बाकी इसमें तीनों के अंदर है वो गलत हुआ है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रत्येक की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है और रोजाना टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। परीक्षा की तिथि है वो आ चुकी है और रोजाना मेरे साथ में चलोगे तो आप फर्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर है वो कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री सुविधा है, तो आप इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। प्रत्येक की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों असुमेलित विकल्प का अपने को यहाँ पर चयन करना है। देखिए मानव प्लस ई मानवी, राधा प्लस ए राधे, मृ प्लस अक मारक। यहाँ पर देखिए स्थान प्लस अन्य स्थानीय, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें देखिए इसमें ई का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें, ठीक है। स्थानीय के अंदर स्थान प्लस ये प्रत्यय का इसमें क्या होगा, प्रयोग होगा। अन्य यहाँ पर गलत दे रखा है, तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। 38 नंबर का प्रश्न है, अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ होता है। अविराम का अर्थ निरंतर होता है परंतु इसके समरूपी शब्द अभिराम का अर्थ होता है। तो दोस्तों अभिराम का अर्थ क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा वो होता है दोस्तों इसमें सुंदर। अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 4 अतिथि आ गए, उसको जलपान कराना है, में किस तरह की अशुद्धि है। तो इसमें अशुद्धि है दोस्तों वचन संबंधी अशुद्धि। उसको नहीं उनको जलपान कराना है, ठीक है, उसको नहीं उनको होगा तो ये सही होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए ह्यूमैनिटेरियन के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो क्या हो जाएगा, ये तो सभी को पता है, मानवीय। इसका अर्थ होता है मानवीय। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब 5 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपको मैथ से संबंधित और 5 प्रश्न है यहाँ पर आपको आगे रीजनिंग से संबंधित देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न में थोड़ी सी यानी कि 41 नंबर प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको छोड़ दीजिए। बाकी इसमें देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 और यहाँ पे x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 यानी कि प्रेक्षणों का माध्य है, तो वो क्या होगा। अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कितनी संख्याएं दे रखी है यहाँ पे, एक x, दूसरी x प्लस 3, तीसरी x प्लस 5, चौथी x प्लस 7 और 5वीं है x प्लस 10। यानी कि इन संख्याओं को ऊपर लिख के और बटा 5
बराबर 9 लिखना है अपने को। ठीक है, अब दोस्तों इसको आप अगर जोड़ोगे 3 और 5 कितने होते हैं 8, 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 और 10 कितने होते हैं 25। तो दोस्तों क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा 5x प्लस 25 बराबर 5 × 9। ठीक है, 5 तो इसमें क्या हो गए x हो गए और 25 ये टोटल हो गया बराबर। दोस्तों यहाँ पे 5 तो बटे में था और 9 बराबर में था, तो यहाँ पर ये समीकरण इसमें बन गया है 5x प्लस 25 बराबर 5 × 9। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले x निकालेंगे, तो x निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 5x अब यहाँ पे 45 हो गए, 9 × 5 कितने हो गए 45। तो 45 में दोस्तों 45 में से 25 गए तो कितने बचे 20, और 20 में आप 5 का भाग दोगे तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 4। अब अंतिम 3 संख्याएं हैं वो अपने को यहाँ पर निकालनी है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अंतिम 3 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो दोस्तों 11 से ये 1/3 होगा। तो यहाँ पर आप 1/3 ये 3 नंबर का ऑप्शन है वो आपका इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए संख्या 34, 77 में दोनों 7 के स्थानीय मान अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर 7 के स्थानीय मान है वो अलग अलग ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें एक का तो क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है, और एक का इसमें क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये तो सभी को पता है, ये तो नॉर्मल आदमी भी कर सकता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा 70 और 7। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए बहुपद दे रखा है दोस्तों, ठीक है, और यहाँ पर इसका मानक रूप है वो क्या होगा वो अपने को बताना है। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए u5 प्लस 2u² माइनस u² माइनस √5u। ठीक है, तो ये अपना इसमें राइट आंसर होगा। इसको भी छोड़ दीजिए, ये मैं अलग से टॉपिक इसका करवा दूंगा। ठीक है, 45 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 1386 सेमी है तथा इसकी ऊंचाई 28 सेमी हो तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए πr² कितना दे रखा है 1386 दे रखा है। तो अब अपने को यहाँ पर क्या निकालना है r²। तो r² निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें 1386 × 7 बटे क्या हो जाएगा 22। अब काट दीजिए तो दोस्तों सीधा सा आपके पास में r बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, आप जब r निकल कर आ गया तो दोस्तों यहाँ पर आप l भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जब l निकल आ जाएगा यानी कि देखिए यहाँ पर ऊंचाई तो दे रखी है 28, ठीक है, और त्रिज्या दोस्तों यहाँ पर अब आपके सामने आएगी 21। तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर ये दोनों रूट में है। तो जब आप 21 का स्क्वायर और 28 का स्क्वायर प्लस करेंगे तो ये दोस्तों 1225 आ जाएगा, और ये 1225 है ये रूट में है। ठीक है, तो यहाँ पे 35 आ जाएगा दोस्तों। इसमें क्या इसमें आ जाएगा L। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है दोस्तों इसमें पाई × r इंटू दोस्तों यहाँ पर देखिए r प्लस L। ठीक है, तो यहाँ पर 22/7 × 21 और 35 प्लस 21। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 × 21 × 56 करोगे तो राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा 3696। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न है ये दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है। आगे क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है, तो आसानी से आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर देखोगे तो देखिए 8 × 7 किया, 8 × 7 किया तो कितना आ गया 56 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करें, यानी कि किसको 8 से मल्टीप्लाई करें कि उत्तर आ जाए। तो
ऑप्शन आपके पास में है, 31 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर 248 आ जाएगा। 2 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक निश्चित कूट भाषा में दोस्तों यहाँ पे देखिए बेंजामिन को उल्टा लिखा गया है। ठीक है, बेंजामिन को उल्टा लिखा गया, BENJAMIN। ठीक है, ये देखिए इसको उल्टा लिखा गया है। उसी कूट भाषा में यहाँ पे देखिए पोवर्टी को किस भाषा में लिखा जाएगा, तो इसको भी उल्टा लिखा जाएगा। तो शुरू कर दीजिए, YTREVOP। अब ये किस में दे रखा है वो आपको इसमें देखना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यदि इंटू का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ इंटू, भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ भाग हो, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 75 माइनस 25, सॉरी 175 माइनस 25 भाग 5 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 10 दे रखा है। अब दोस्तों इसके अगर अपन निशान चेंज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस की जगह दोस्तों अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 175 है। ठीक है, तो दोस्तों 175 ये भाग है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 175 माइनस 25, 25 भाग 5। तो दोस्तों इसको जिस हिसाब से ये दे रखा है ना, ठीक है, उसके हिसाब से ही अपने को यहाँ पर क्या करना है, चेंज करना है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे 175 में 25 का भाग दिया, यहाँ पे देखिए माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, भाग, तो कितना हो गया दोस्तों, 7 आ गया। ठीक है, 175 में 25 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ गया, 7। माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग दे रखा है ना, तो अब देखिए आगे भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ दोस्तों इसमें प्लस है, तो यहाँ पे प्लस 5। अब प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ इंटू, तो इंटू 2, इंटू का अर्थ क्या है, तो माइनस 3, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ इंटू, तो यहाँ पर ये इंटू। ठीक है, ये जैसे जैसे दे रखा है ना, आप वैसे वैसे इसको करते जाइए, आपका सीधा सा राइट आंसर है वो निकल कर इसमें आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इंटू करेंगे, तो इंटू है वो 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, तो 7 प्लस 10। अब माइनस 3 इंटू 10 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस 30। अब दोस्तों यहाँ पे टोटल करोगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 10 कितना हो गया, 10 और 7 कितने हो गए, तो दोस्तों 17 हो गए, और 17 माइनस 30 करोगे तो माइनस 13 आ जाएंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए पाई चार्ट के माध्यम से अपने को यहाँ पर उत्तर बताना है। देखिए भोजन पर कुल 4800 रुपये का व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। यहाँ पर देखिए भोजन पर व्यय बराबर कुल व्यय का, दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना प्रतिशत है, यहाँ पर 30% है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा सा आप लिख सकते हैं कि कुल व्यय इंटू 30/100। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों कुल व्यय है वो कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पर है 4800 दे रखा है। ठीक है, तो 4800 इंटू सीधा सा आप यहाँ पे कर लीजिए 100/30। ठीक है, सीधा सा राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसमें 16,000 रुपये। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, अब ये 50 नंबर का प्रश्न है। इनमें देखिए ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं ऊपर ही, 1 2 3 4। ठीक है, अब 50 और 5 भी दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, एम नगर डी से किस दिशा में स्थित है। तो अब अपने को ये बताना है कि ये जो 2 ऑप्शन दे रखे हैं इन दोनों से क्या उत्तर निकाला जा सकता है, या सिर्फ पहले से उत्तर निकलता है, या सिर्फ दूसरे से ही उत्तर निकल जाएगा, पहले की कोई ज़रूरत ही नहीं है, या दोनों की ज़रूरत है, या इनमें से किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, और ये ऊपर ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है। देखिए नगर के दक्षिण में है नगर पी के। ठीक है, तो सीधा सा है, इसमें पी और के का कोई लेना देना ही नहीं है। आगे देखिए नगर एम आर के उत्तर में है, आर के
उत्तर में है, ठीक है। तो आर के उत्तर में है। जो नगर डी के पश्चिम में है, जो नगर डी के पश्चिम में है, तो दोस्तों ये सीधा सा इसमें डी के पश्चिम में हो जाएगा। यानी कि सिर्फ सेकंड ही अपने को जरूरत है, पहले की अपने को जरूरत नहीं है, सेकंड से ही उत्तर निकलता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें यदि केवल उत्तर सेकंड के तथ्य उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, पहला उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ संप्रदाय है, दूसरी तरफ प्रमुख पीठ है या गद्दी दे रखी है। दोस्तों यहां पर देखिए इसमें चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों कहां पर है, चरणदासी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों कहां पर है, तो ये दिल्ली में है, ठीक है। और अलखिया संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है ये दोस्तों बीकानेर में है। और गूदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ दांतड़ा भीलवाड़ा में है। और नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये जोधपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 2 4 1 इसका राइट आंसर। 52 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में त्योहार है, सूची सेकंड में उत्सव की तिथि या माह दे रखा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बूंदी की कजली तीज, बूंदी की कजली तीज का जो त्योहार है ये दोस्तों कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। होली का जो त्योहार है ये दोस्तों फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। पर्युषण पर्व ये भाद्रपद माह में मनाया जाता है। गणगौर का त्योहार है ये चैत्र माह में मनाया जाता है। तो इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अलवर, अलवर की है अली बख्शी ख्याल जो प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपने को निम्न कथनों पर विचार करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सत्य है, और कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें। आगे देखिए, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये चावल से परिचित थे ये लोग, ठीक है। ये इसमें दूसरा नंबर का गलत दे रखा है। आगे देखिए, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है। यहाँ से काले रंग का मध्यभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा इसमें गलत दे रखा है, बाकी 1 3 और 4 ये इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई, सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों जोधपुर में ये प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता है वो किसे कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहते हैं इन्हें, युगदूत भी कहते हैं इन्हें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, भारतीय जनता से किसने कहा था तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। दोस्तों ऐसा किसने कहा था, राइट आंसर हो जाएगा ये कहा था विवेकानंद ने। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विवेकानंद ने। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में पुस्तकों के नाम है और सूची सेकंड में लेखक है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, गुलशन ए इब्राहिमी, गुलशन ए इब्राहिमी पुस्तक के लेखक हैं, वो दोस्तों कौन है, तो वो है मोहम्मद कलीम फरिश्ता, मोहम्मद कलीम फरिश्ता, ठीक है। तारिक ए फिरोज शाही ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है दोस्तों जियाउद्दीन बरनी। और मुंतखब उल त्वारीख ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों अब्दुल कादिर बदायूनी। और अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर
ये जो कूट भाषा के हैं, ये मैंने मिलान करने वालों के नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो काटे हुए हैं, ठीक है। तो 4 3 2 1 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहां पर देखिए 1857 के सिपाहियों के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का? तो दोस्तों देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण का स्थानांतरण नहीं था कारण ये। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण ये भी कारण नहीं था। भारतीय एवं अंग्रेज सैनिकों के मध्य असमानता ये भी इसमें गलत है। नई एनफील्ड राइफलों के लिए सैनिकों को चर्बीयुक्त कारतूसों की आपूर्ति, ये इसमें गलत हो जाएगा, सॉरी ये इसमें सही हो जाएगा। ये ही 1857 के सिपाहियों का विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो यही था। केवल और केवल 4 इसमें सही है। और केवल 4 कौन से ऑप्शन में सही है? तो यहाँ पे पहले नंबर के ऑप्शन में ही सही है, तो ये पहला नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों का सही कालानुक्रम कौन सा है? सही कालानुक्रम कौन सा है? दोस्तों गांधी जी ने सर्वप्रथम आप सभी को पता होगा चंपारण सत्याग्रह यानी कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था। और दोस्तों वो हुआ था 1917 में, ठीक है, 1917 में। उसके बाद में दोस्तों 1918 में खेड़ा कृषि आंदोलन, ठीक है, यानी कि खेड़ा आंदोलन में भाग लिया था 1918 में। और उसके बाद में दोस्तों आप सभी को पता है कि अहमदाबाद मिलों की जो हड़ताल थी, ठीक है, उसमें इन्होंने भाग लिया था। जो मजदूर आंदोलन हुआ था अहमदाबाद में, ये भी 1918 में हुआ था। और उसके बाद में दोस्तों रोलेक्ट एक्ट आया था जो 1919 में आया था। तो यहाँ पे आप उत्तर का पता लगा सकते हैं क्या होगा इसमें। इसमें हो जाएगा दोस्तों 3 2 4 1, 3 2 4 1। यहाँ पे देखिए पहले नंबर के ऑप्शन में दे रखा है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे 15 प्रश्न हैं वो शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? वो सिद्धांत है दोस्तों सहभागी उत्तरदायित्व है। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 62 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा, यानी कि निःशुल्क शिक्षा का हकदार होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है कि 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा है वो प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर सभी प्रकार के विद्यालयों में 14 वर्ष तक, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 63 नंबर का प्रश्न है। देखिए, प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान है, तो वो पाठ्य पुस्तकें और पाठ्यक्रम तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है वो दोस्तों राज्य शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, हमारी शिक्षा प्रणाली का भविष्य में अत्यावश्यक अंग निरीक्षण प्रणाली का उचित स्वरूप होगा। हमारी इच्छा है कि सरकार द्वारा चलाए गए विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में निरीक्षकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति की जाए, जो समय समय पर इन विद्यालयों की गतिविधियों की व्याख्या भी प्रस्तुत कर सके। ये निरीक्षक इन विद्यालयों की परीक्षा संबंधी कार्यों में भी सहायता करेंगे। यह संस्तुति किस आयोग की है? दोस्तों ये संस्तुति है, ये कौन से आयोग की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है, इसमें बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वुड डिस्पैच आयोग की संस्तुति है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किसी भी संस्थान के संचालन के लिए प्रयोजन मूलक किंतु युक्तिपरक उपागम है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकता को केंद्र में रखता है। यह कथन है। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन किसी भी संस्थान के संचालन के लिए प्रयोजन मूलक किंतु युक्तिपरक उपागम है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकता को केंद्र में रखता है। यह कथन है, ये कथन है, ये दोस्तों किसका कथन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये सेलिस का कथन है। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 66 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए संस्थागत योजना का स्वरूप है। संस्थागत योजना का स्वरूप है तो दोस्तों देखिए कक्षानुसार योजना, विषयानुसार योजना, अध्यापकानुसार योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 67 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए नेतृत्व की वह शैली जिसमें बिना कर्मचारियों से परामर्श
लिए नेता द्वारा ही सारे निर्णय किए जाते हैं तथा नेता का कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रहता है। नेतृत्व की वह शैली जिसमें बिना कर्मचारियों से परामर्श लिए नेता द्वारा ही सारे निर्णय किए जाते हैं तथा नेता का कर्मचारियों पर पूरा नियंत्रण रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक तंत्रीय अथवा आधिकारिक शैली। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। दोस्तों जो मुख्य लक्ष्य है वो इसमें कौन सा नहीं है, तो देखिए दोस्तों प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना, ये इसका समग्र शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों लक्ष्य हैं। आगे देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल होता है। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो कार्यकाल है ये होता है 3 वर्ष का। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गतिविधि आधारित शिक्षण तथा व्यापक एवं सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के क्रियान्वयन के समन्वित कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है। तो जिला समन्वय समिति का अध्यक्ष होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक। तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का कार्य है। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान का कार्य है तो वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शिक्षा में सामुदायिक कार्य को प्रोत्साहन देना, स्कूल शिक्षा में नवाचार के कार्यक्रमों को लागू करना, शिक्षा में एमफिल, एमएड व पीएचडी कार्यक्रमों का संचालन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डाइट में कितने प्रभाग हैं। डाइट में कितने प्रभाग हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाइट में 8 प्रभाग हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लॉकडाउन में सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने 1 जून 2020 से प्रतिदिन 3 यानी कि 3.25 घंटे का शैक्षिक प्रसारण डीडी राजस्थान टीवी चैनल शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को नाम दिया गया दोस्तों, इस कार्यक्रम को नाम दिया गया शिक्षा दर्शन। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल के अध्यक्ष कौन है, सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष दोस्तों अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।